हेलो दोस्तों, आज हम सोल्व करने जा रहे हैं सीजीएल प्री का सेट नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा, ये पूछा हमसे। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बेलन के सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसका कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ वृष्टीय क्षेत्रफल की, तो वो होता है 2 पाई आर एच। और यदि मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूँ तो वो होता है इस सी एस ए में, यानी कि 2 पाई आर एच में। सिलेंडर ऐसा ही तो होता है, ऐसा। तो सी एस ए जो होता है वो होता है ये वाला पार्ट, ये इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। अब टी एस ए निकालना है तो टी एस ए में टोटल सरफेस आ जाता है, यानी कि ये वाली सरफेस तो आएगी आएगी, टॉप और बॉटम की 2 सरफेस और आ जाएंगी। और ये क्या है? सर्कल, यानी कि इसमें 2 सर्कल का एरिया और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 2 पाई आर कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा? एच प्लस आर। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, ये होता है कर्व सरफेस एरिया और ये होता है वॉल्यूम। यदि आप कभी वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया में कंफ्यूज हो कि कौन सा किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है उसका जो यूनिट आती है वो आती है यूनिट की इकाई, यानी कि अगर सेंटीमीटर में यहाँ दिए हुए हैं सब, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और यहाँ देखिए सेंटीमीटर क्यूब भी बनना चाहिए, यानी कि आर और आर है, यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और हाइट भी सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर। जब भी तो 3 सेंटीमीटर गुण होगी तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है, यानी कि यूनिट स्क्वायर, जो भी यूनिट आनी चाहिए उसके स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पर सेंटीमीटर की बात हो रही है, देखिए पाई और 2 तो कांस्टेंट है, इनकी तो कोई यूनिट नहीं होगी। आर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एच भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इनको क्लिक करने के लिए याद भी रख सकते हैं कि ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसमें सीधे वैल्यू रख देते हैं हम। पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 22/7। क्वेश्चन में दी हुई है कि हमें पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। आर कितना दिया हुआ है? 8। आर का स्क्वायर करना है, यानी कि 2 बार 8 की गुणा, 8 इंटू 8। और ऊंचाई कितनी दी हुई है? 14। अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या है? वॉल्यूम है सिलेंडर का, ये हमसे पूछा है। 7 दूनी 14। अब क्या है? 22 में क्या आता है? 11 इंटू 2, यानी कि 2 जो भी ऑप्शन। और 8 में क्या आता है? 4 इंटू 2, यानी कि जो भी ऑप्शन होना चाहिए वो 4 का भी मल्टीपल होगा और 11 का भी मल्टीपल होगा। देखें 4 का मल्टीपल अगर हम देखें तो क्या 86 4 से कटता है? नहीं, तो ऑप्शन नहीं तो होगा नहीं। क्या 16 कटता है? 4 से कटता है। 84 कटता है? 4 से कटता है। 56 कटता है? 4 से कटता है। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक देख लीजिए, यदि वो 4 से कटने हैं तो वो संख्या भी 4 से कटेगी। अब 4 से हमने काटा तो हमारा एक ऑप्शन कट गया। अब हम 11 से चेक करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। जैसे कि यहाँ ऑप्शन नंबर 2 को मैं चेक करूँ तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो जो इवन प्लेस पर नंबर है उनको ऐड कीजिए, और जो जो ओड नंबर पर ओड प्लेसेस पर नंबर है उनको ऐड कीजिए और दोनों का डिफरेंस लीजिए। यदि वो डिफरेंस 11 से कटता है तो वो संख्या भी 11 से कटेगी। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये ओड नंबर पर है, ये इवन नंबर पर है, ये ओड प्लेसेस पे है, ये इवन प्लेस पे है। इवन और इवन वालों को ऐड कीजिए, 8 और 4 14। ओड और ओड वालों को ऐड कीजिए, 2 और 1 3। दोनों का डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा? 11। कि 11 से कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो सकता है। अब ऐसे मैं ऑप्शन नंबर 3 को चेक करूँ तो 7 और 4 11। मैंने ओड प्लेसेस वाले ऐड करिए, इवन प्लेसेस वाले ऐड करिए और उनको डिफरेंस करिए। 7 और 4 11, 8 और 2 10। क्या डिफरेंस आ रहा है? 11 और 10 का क्या डिफरेंस है? 1। क्या 11 से कटेगा? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए 6 4 10, 5 और 2 7। 10 माइनस 7 कितना डिफरेंस है? 3। क्या 11 से कटेगा? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आप इसी तरीके से एग्जाम में जाए, आपको इसी तरीके से एग्जाम में सवाल को सोल्व करना चाहिए। बाकी इतना टाइम इसमें लगेगा नहीं, जब हम इसमें डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो इसलिए इतना टाइम लग गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, माधव ने 42,000 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 20% के नुकसान पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ क्या है? तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो एक ही राशि के ऊपर हो रहा है, यानी कि हम सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। सक्सेसिव क्या होता है? जब किसी वस्तु को पहले x% के लाभ पर बेचा जाता है और फिर y% के लाभ या हानि पर बेच दिया जाता है, तो उस पर सक्सेसिव कैसे लगाते हैं? उसका फॉर्मूला होता है x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100। यहाँ पर दोनों क्या है? पॉजिटिव, यानी कि दोनों बार प्रॉफिट हुआ है। यदि यहाँ पर माइनस की जगह, यहाँ जो y है इसकी जगह पर माइनस के y% का लॉस होता तो कैसे करते? x तो प्लस का ही होता, y की जगह माइनस y आ जाता है, यहाँ पर भी माइनस लग जाता है, x इंटू वाई अपॉन 100 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस रखते हैं अगर y की जगह पर, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है ऐसे। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर पहले क्या है? 20% का नुकसान, यानी कि माइनस के 20। फिर क्या है? 30% का लाभ है, यानी कि प्लस के 30। अब यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा। अब 20 इंटू 30 अपॉन में 100। यहाँ 2 जीरो से वाली 2 जीरो कट जाएंगी। यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस का 10 और यहाँ पर माइनस का 6, यानी कि 4% का उसे लाभ हो रहा है। हमसे क्या पूछा है? कुल लाभ रुपये में बताना है हमें, यानी कि कितनी राशि थी? 42,000 रुपये की राशि पर 4% का लाभ हो रहा है। ऐसे तो निकालेंगे। अब 42,000 का हमें 4% निकालना है। 0 4 दूनी 8 4 चौक 16,
यानी कि 1680 रुपये का उसे लाभ हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही तरफ स्थित है। एक रेखाखंड है QR, मैंने एक रेखाखंड बना लिया Q और R। इस प्रकार है कि एंगल PQR 90 है। यहाँ पर एक पॉइंट है P और PQR 90 है। इस प्रकार से ये वाला पॉइंट हमें लेना है, तो 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही तो बनेगा PQR। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, और एंगल SRQ भी 90 है और एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर, और SRQ क्या है वो भी 90 डिग्री है। तो S इसके नीचे लेना पड़ेगा जो इससे परपेंडिकुलर डल जाए, तभी तो ये 90 डिग्री का भी कोण बनेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए। और PQ बराबर SR दिया हुआ है, यानी कि ये वाली रेखा इस वाली SR के बराबर दी हुई है, तो सही कथन का हमें यूज करना है। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, PQR कॉन्ग्रुएंट है SRQ के। PQR त्रिभुज, PQR यानी कि इस वाले त्रिभुज को पूछ रहा है क्या ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंट है SRQ के। चलिए चेक करते हैं। बीच में एंगल कौन सा दिया हुआ है, Q, और इसमें क्या दिया हुआ है R। क्या दोनों तरफ एंगल का मान देखते हैं हम सेम है। यहाँ पर बीच में एक में दिया था Q, दूसरे में दिया था R, दोनों पर 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया है। ठीक है, अब ये कौन सी कंडीशन से कह रहा है, हम देख लेते हैं कौन सी कंडीशन से कह रहा है। राइट हैंड साइड से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर देखिए एक एंगल एक तो 90 डिग्री का है इसमें। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, यानी कि RHS से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अब हम बाकी देख लेते हैं। एक रेखा भी हमें बराबर दी हुई है। ठीक है, बराबर दी हुई है, और ये रेखा इसमें कॉमन है, यानी कि इनके जो हाइपोटेनस होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी कि ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। PQR कॉन्ग्रुएंट है SQR के। PQR कॉन्ग्रुएंट है SQR के। यहाँ पर देखिए इस वाले त्रिभुज में कह रहा है PQR, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले त्रिभुज में, और SQR के कॉन्ग्रुएंट है, इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट। क्या इस वाले त्रिभुज का 90 डिग्री इस वाले त्रिभुज के इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है। जब ये इक्वल नहीं हो सकता तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि ये त्रिभुज भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन देखें अगर हम, त्रिभुज PQR कॉन्ग्रुएंट है SQR के। PQR कॉन्ग्रुएंट है SQR के। वही वाली बात कर रहा है कि ये वाला 90 डिग्री का एंगल इस वाले इतने एंगल के क्या इक्वल होगा, नहीं होगा। जब ये एंगल इक्वल नहीं होगा तो त्रिभुज भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 को चेक करते हैं। PQR कॉन्ग्रुएंट है SRQ के। PQR कॉन्ग्रुएंट है SRQ के हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी 90 डिग्री वाला एंगल बीच में रखा गया है और इस वाले त्रिभुज का भी 90 डिग्री वाला एंगल बीच में रखा गया है। अब ये देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी से कह रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। SAS से, साइड एंगल साइड से। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड तो हमें इक्वली दी हुई है। अब देख लेते हैं ये साइड दोनों में कॉमन है और इन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल है, यानी कि SAS से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर 4 में से दोनों हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर 4 को ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ये वाली कंडीशन ही ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी कि ये वाली तो हमें साइड इक्वली दी हुई है और ये दोनों में कॉमन है, यानी कि ये भी दोनों के इक्वल है और बीच में एंगल जो फंसा हुआ है वो भी इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका लगाएंगे आंसर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि tan t बराबर, ये यहाँ पर 13 नहीं होगा, यदि tan t बराबर 1/3 है तो sec t का मान बताना है। तो हम या तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि tan t बराबर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 1/3। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ से हमें एक वो बना लें ट्राइंगल, लंब कितना दिया हुआ है 1, आधार कितना दिया हुआ है 3, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा √10, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर। तो यहाँ से क्या निकालना है हमें, sec t। sec t क्या होता है, sec t होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है √10 बटे आधार कितना है 3, तो √10/3 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यदि आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी पिछली क्लास में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर हम sec स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो 1 + tan थीटा हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम sec थीटा निकालें तो वो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब यहाँ पर tan थीटा का मान रख देते हैं, 1 + tan थीटा कितना है 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे 1/9। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 9 × 9 9 + 1 10, यानी कि √10/√9 आता, √9 का बाहर आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ से भी आंसर ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर भी हम सक्सेसिव को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वस्तु के साथ ये काम हो रहा है, यानी कि पहले तो 26% अधिक किया, यानी कि वो लाभ ही है, यानी कि 26% प्लस का, और फिर 32% की छूट दे दी। छूट दे रहा है यानी कि नेगेटिव चीज़, यानी कि हानि है, माइनस के 32। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा 26 × 32/100। यहाँ पर देखें तो माइनस का 6 बचेगा, माइनस 32 × 26 की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक तरफ। 6 दूनी 12 हासिल को 1, 6 × 18 और 1 19, और 32 दूनी 64, 2 9 4 13, 6 1 7 और 1 8, 8.832 आता। नीचे 100 है तो भाग करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस के रहेगा,
8 और 4 14, 14.32 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है हमें। अब यहाँ पर देखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको अलजेब्रा की कुछ बेसिक आइडेंटिटी बताई थी, यहाँ पर और देख लीजिए। एक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा की, ये क्या होती है, a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस यूज होगा, प्लस के ए बी। और एक क्या होती है, एक होती है प्लस वाली, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, यहाँ पर a प्लस बी आता है, अंदर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सवाल में कौन सी वाली यूज होगी, इसमें होगी माइनस वाली। ऊपर दिया हुआ है साइन क्यूब है माइनस के कोस क्यूब है, यानी कि ए की जगह क्या है यहाँ पर साइन है और बी की जगह क्या है कोस है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम इस वाले फॉर्मूले को खोलते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा साइन ए माइनस कोस ए इंटू में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पर माइनस वाला है तो अंदर क्या आएगा प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। बटे में क्या है, बटे में दिया हुआ है हमें साइन ए माइनस कोस ए। अब इस वाले साइन ए माइनस कोस ए से ये वाला साइन ए माइनस कोस ए कट जाएगा और इसका मान क्या हो जाएगा, एक साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको अलजेब्रा की 3 बेसिक आइडेंटिटीज बताई थी, जिसमें से एक में पिछले क्वेश्चन में बता कर आया हूँ। यहाँ पर मैं तीनों को दोबारा लिख देता हूँ। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर ये वाली यूज हो आइडेंटिटी नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर भी अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, मैं आपको यहाँ पर वो आइडेंटिटी लिख देता हूँ। यहाँ पर यूज हो रही है, एक होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca। ये एक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रा की, जो कि यहाँ यूज हो रही है। यहाँ पर a की जगह पर क्या है 8.3, b की जगह पर क्या है 9.2 और c की जगह पर क्या है 6.1 माइनस के 3abc। ये है हमारा a, ये है हमारा b, ये है हमारा c। अब नीचे देखें तो ये है a स्क्वायर, ये है b स्क्वायर, ये है c स्क्वायर, ये है माइनस का ab, ये है माइनस का bc और ये है माइनस का ca। तो ऊपर में अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की जगह पर इतना हो मुझे दिया हुआ है, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैंने उसकी जगह पर ये लिख दिया। और बटे में क्या है, बटे में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca, यानी कि कितना दिया हुआ है मुझे, नीचे वाला दिया हुआ है मुझे। तो इस वाले नीचे वाले से ये वाले नीचे कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a का मान कितना है 8.3, b का मान कितना है 9.2 और c का मान कितना है 6.1। इन दोनों को जोड़कर ही जो आएगा वो हमारे आंसर होगा। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, पहले पॉइंट की एक तरफ वाले जोड़ देते हैं, 3 2 5 और 1 6 पॉइंट लगा दिया, 8 और 9 17 और 6 23, यानी कि 23.6 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देख सकते हैं आप अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज से ही कितने क्वेश्चन आए हैं। अभी दूसरी शिफ्ट हम सोल्व कर रहे हैं, इसको देखते हैं। ये क्या है, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक त्रिज्याखंड काट दिया जाता है। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है। तो आप देखिए, यदि मैं एक सर्कल की बात करूँ, ये पूरा सर्कल है, ये भी तो एक पूरी चाप ही है, इसमें से हमने कहीं कट नहीं लगाया। अगर हम कट लगा देते तो वो एक अलग चाप बन जाती है। ये पूरी चाप है जिसे पूरा सर्कल ही बोला जाता है। इस पूरी चाप की लंबाई कितनी होती है 2πr, एक सर्कल की बात करते हैं। और इस समय जब इसकी चाप की लंबाई यानी कि पूरी सर्कल की परिधि 2πr होती है, तो इस समय इसका एरिया कितना होता है, इस समय इसका एरिया होता है πr स्क्वायर। तो यदि मैं एक यूनिट में बात करूँ तो एक यूनिट में कितना होगा इसका πr स्क्वायर अपॉन 2πr। यहाँ πr से πr कट जाएगा, बचेगा क्या आपको बटे में r/2। लेकिन यहाँ पर पूरा सर्कल ना होकर सर्कल कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई है, इसकी चाप की लंबाई का एक वो लिया हुआ है इसका भाग, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू अगर r/2 है तो 11 यूनिट की कितनी हो जाएगी 11 इंटू r/2। अब इस पर मुझे r पता है, r कितना है 15.75, यानी कि मैं 11 इंटू r की जगह पर रख देता हूँ 15.75 अपॉन में 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, यही देख लीजिए इसी क्वेश्चन में। इंटू में 11 करना है हमें। सबसे पहले पीछे से लेकर चलिए, पीछे वाली संख्या ऐसी लिख दीजिए 5। अभी इससे आगे वाली संख्या में से ऐड कीजिए, 7 और 5 12 का 2 का हासिल को 1। अब इससे आगे वाली में से ऐड कीजिए 7 5 12, 12 हासिल का 1 था 13, फिर हासिल का 1 बच गया, 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब यहाँ पर क्या है 1, कोई हासिल का नहीं बचा तो खाली 1।
और पॉइंट कितने बाद था 2, 2 पॉइंट बाद 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, बेटे में 2 भी है, 2 से इसे भाग कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, पॉइंट बचा, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 86.625 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसे सीधा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो इसका एरिया होता है त्रिज्याखंड का वो होता है हाफ L इंटू आर। एल क्या है, वो चाप की लंबाई। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते थे। बाकी ऐसे ही आप इसको एग्जाम हॉल में करेंगे तो क्लिक हो जाएगा। वैसे भी कितनी चीज़ें आप याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसका कर्ण बताना है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसको पढ़ते ही मेरे दिमाग में 2 ऑप्शन तो कट हो गए कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये भी नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन होगा √2 वाला। कैसे, वो ऐसे क्योंकि समकोण समद्विबाहु दिया हुआ है हमें, यानी कि ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है और ये क्या है 90 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री के सामने अगर एक है और एक 45 के सामने एक हो गया, दोनों एंगल है तो ये भी एक होगा और ये वाला क्या हो जाएगा फिर पाइथागोरस ट्रिपलेट से √2। ऐसी एक त्रिभुज और आपको याद रखना होता है, ये अगर 30 डिग्री है और ये अगर 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है, क्योंकि सबसे बड़े एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर देखिए 90 सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है तो इसकी भुजा भी, इसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी है 2। उससे छोटा एंगल कौन सा है 60, उसके सामने √3, उससे छोटा एंगल 30 डिग्री, उसके सामने 1। ये 2 त्रिभुज आपको याद रखने होते हैं। अब तीसरे त्रिभुज भी हम इसी से बना सकते हैं कि उसमें एक यहाँ पर 60 की जगह इस वाले को 30 कर दें और इसको 60 कर दें, तो यहाँ पर √3 पहुंच जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर √2, यहाँ पर 2। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस में ये त्रिभुज 3 हमको याद करवाए जाते हैं। बाकी आप इनको याद रखिए। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो अगर ये भी ए है ये भी है तो ये क्या हो जाएगा a√2। तो इसका अगर मैं इस वाले त्रिभुज का एरिया की बात करूँ तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस भी इसका ए है और हाइट भी इसका ए है। कितना दिया हुआ है सवाल में हमें 50। अब यहाँ से a² कितना आ जाएगा, 2 की उधर जाके गुणा हो जाएगी 100, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 10, यहाँ से a कितना आ जाएगा √10, √100 का कितना बाहर आ जाएगा 10। तो यहाँ से क्या पूछा है हमें, हमसे कर्ण पूछा है। कर्ण कितना है इसका a√2, यानी कि 10√2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, माना कि सी केंद्र वाला एक वृत्त है और PC का एक भाज्य बिंदु है। एक सर्कल की बात कर रहा है कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल का नाम दे रखा है C और इसका केंद्र है O। ठीक है जी। अब कह रहा है कि P इस सर्कल C का एक बाह्य बिंदु है। यहाँ पर मैंने मान लिया कोई पॉइंट है P। माना कि PA और PB C की 2 स्पर्श रेखा है। PA और PB यानी कि दोनों पॉइंट ही P से निकल रहे हैं, यानी कि PA और PB ऐसी तो बनाएंगे PA और PB। ये दो पॉइंट हैं इसके जो कि स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PA और PB एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके, यानी कि PA और PB ये दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो पूछा है कि एंगल POA क्या होगा, यानी कि एंगल POA। पहले हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। अब पूछ रहा है हमसे POA, यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है POA। हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल POA। अब देखिए, जब मैंने सर्कल के केंद्र से किसी भी स्पर्श रेखा पर लंब डाला तो वो 90 डिग्री के कोण पर मिलता है, यानी कि ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री बनेगा। और ये एक चतुर्भुज बनना है PAOB, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है 360। अब यहाँ पर देखिए 90 और 90 180 तो हो गया। अब ये वाला एंगल दिया हुआ है मुझे कितना 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल ओ कितना बचा 120 डिग्री का। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, जब आप इस लाइन को इस पॉइंट P से मिलाते हैं तो यहाँ पर ये जो एंगल है इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है और इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये भी 60 हो जाएगा और ये 2 एंगल में बढ़ जाएगा बराबर, ये 30-30 हो जाएंगे। अब देखिए ये और ये जो 2 त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर PAO और PBO, ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, सारी चीजें इक्वल होती हैं। अब यहाँ देखिए, आप देख भी सकते हैं, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। कौन सा एंगल पूछा हमसे POA, यानी कि 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य 2 कोणों का औसत है, तो कोण क्या है ये पूछ रहा है हमसे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री और ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है जी। एक त्रिभुज के कोण हो सकते हैं क्योंकि तीनों का योग 180 बन रहा है। यहाँ पर देखिए 60, यहाँ पर 60, यहाँ पर 90, क्या ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन ही खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, क्या ये बन सकते हैं 135 ही बनना है, ये भी 180 नहीं बनना, ये भी नहीं हो सकते। ये 90, ये 90,
और ये 60, यानी कि ये तो 240 हो गया, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन से ही हम इसका आंसर लगा सकते थे, हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं कि कौन से त्रिभुज के एंगल सेटिस्फाई करेंगे कि वो एवरेज होगा एक कोण अन्य कोणों का या नहीं। आप बाकी देख सकते हैं कि 60 डिग्री 90 और 30 का एवरेज है। तो ऑप्शन नंबर 4 1 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति 16,000 रुपये प्रति माह कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है। 80% का मतलब क्या होता है? 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है जी। और शेष राशि बचाता है, ठीक है जी। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी है। पहली बात तो देखिए आप, इनकम बराबर क्या होता है? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी कि यहाँ पर दो चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी चीज़ बन गई, यानी कि हम इस सवाल में एलिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगर उसकी इनकम यहाँ पर 5 दी हुई है तो उसमें से एक्सपेंडिचर कितना है? उसका एक्सपेंडिचर है 4, यानी कि सेविंग कितना है? फिर 1, यानी कि यहाँ से मैं अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो देखूँ तो कितना है? एक्सपेंडिचर अगर 4 है तो सेविंग कितनी है? 1। अब यहाँ पर सवाल में देखिए, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि आय क्या, दोनों को मिलाकर जो एलिगेशन लगाते हैं दोनों को मिलाकर जो चीज़ आती है उसे बीच में रखते हैं, यानी कि 20% यहाँ जाएगा। अगर 20% आय घटती तो इसे माइनस का 20 ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि हो रही है? 10% की, यानी कि यहाँ पर 10% आ जाएगा। अब देखिए बड़े में से छोटा घटता है, यानी कि बीच में से 10 घटेगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 की जगह यहाँ पर अगर 10 है तो 4 की जगह पर कितना आ जाएगा? 40। अब यहाँ पर इसमें से 1 घटाता है, यहाँ जो आएगा उसमें से 1 घटेगा, यानी कि 40 + 60, यानी कि 60 में से 20 घटेगा जब भी तो यहाँ 40 आएगा, यानी कि सेविंग में कितनी की वृद्धि है इसकी? 60% की। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। यही इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आप इसके 16,000 को भी इस्तेमाल करके इस सवाल को वैसे सोल्व करेंगे तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा, बाकी इसी तरीके से सोल्व करिए, ये बेस्ट मेथड है इस सवाल को सोल्व करने का। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है वास्तविक विभाजन किए बिना इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता होगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि यदि किसी संख्या के सम ऑफ डिजिट 9 से कट रहा है तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। अब हम यहाँ पर सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं 9 से कट रहा है नहीं। यहाँ पर देखिए 9 से कट जाएगा, ठीक है, मैंने 9 कट जाएगा तो 9 काट दिया। 5 और 4 को मिलाकर 9 हो जाता है, ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी मैंने काट दिया। 7 और 2 को मिलाकर 9 हो जाता है तो ये भी 9 से कट जाएगा, ये भी मैंने काट दिया। 8 + 3 11, 11 और 2 14, यानी कि 14, 8 और 3 11, 11 और 2 13 होता, 13 बचा। अब 13 को 9 से भाग करेंगे तो 13 का फिर सम ऑफ डिजिट हम चेक कर सकते हैं, 3 और 1 4, यानी कि 4 को 9 से भाग करेंगे डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर 4 ही तो बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि 5,000 की राशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए ली जाती है और 8,000 की एक और राशि 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याजों का धनात्मक अंतर हमें बताना है। यानी कि एक राशि ली हमने 5,000, अब 5,000 राशि ली हमने कितने पर? 15% पर, कितने दिन के लिए? 3 ईयर के लिए। एक राशि ली हमने 8,000, कितनी की दर पर? 12% पर, कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। इन दोनों का धनात्मक अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका 15% निकालेंगे 3 सालों के लिए तो 2 जीरो तो कट जाएंगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50 × 15 × 3 माइनस, मैं डायरेक्ट इनका डिफरेंस निकाल लो, यहाँ से परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगी, यहाँ क्या आ जाएगा? 80 × 12 × 4। यहाँ पर देखिए मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ पहले, फिर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा? 5 × 15 माइनस के यहाँ से 10 कॉमन आ गया 8, यहाँ से 3 कॉमन गया तो यहाँ पर 4 × 4। अब देखिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर 30, अंदर क्या है? 75 माइनस 4 चौक 16 28 128, यानी कि 128 और 75 का डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा। 8 में से 5 गए 3 और 12 में 7 गए 5, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 3 3 9 5 3 15, 1590 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वरुण और संदीप एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1635 मीटर लंबी वृत्ताकार ट्रैक पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार रेस के लिए शुरू हुए। वे पहली बार कितने समय बाद फिर से मिलेंगे, हमसे पूछ रहा है। तो एक सर्कुलर ट्रैक की हमसे बात कर रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, 2 बंदे हैं जो एक ही तरफ दौड़ रहे हैं। अब जब वो एक ही तरफ दौड़ रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की स्पीड जो नेगेटिव होकर आएगी वही उनकी रिलेटिव स्पीड होगी। एक की स्पीड है 108, एक की स्पीड है 90, यानी कि उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? नेट स्पीड 18 है। अब ये किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ट्रैक की लंबाई हमें दी हुई है मीटर में, तो इसमें हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आंसर वो क्या आ जाएगी? स्पीड, नेट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या निकालना है इसमें? समय। समय क्या हो जाएगा? यहाँ से टी इधर चला जाएगा, एस बटे में आ जाएगा इसके, डी/एस।
यानी कि डिस्टेंस कितनी है 1635 बटे नेट स्पीड कितनी है हमारी 5। अब 5 से इसको भाग लेंगे तो 5 या 15, एक बचेगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 327 सेकंड बाद वो पहली बार मिल जाएंगे। यदि दूसरी बार पूछता कितने समय मिल जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 654। 3 बार पूछता तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, उतना समय बता देते, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है पाइप एम एन और एस एक टैंक को क्रम से 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। एम एन और एस तीन टैंक हैं, एम ले रहा है 15 मिनट, एन ले रहा है 50 मिनट, एस ले रहा है 100 मिनट। यहाँ से एलसीएम देखूँ मैं अगर कितना आ जाएगा 100, 25 चौका 100, 50 दूनी 100, 100 एकम 100, यानी कि एन की इफिशियंसी है 4, एन की इफिशियंसी है 2, एस की इफिशियंसी है 1। अब आगे क्या कह रहा है, प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खोला जाता है। एन और एस कहाँ है, यहाँ पर दोनों मिलकर 3 भरते हैं। एक मिनट या 1 सेकंड की बात करें अगर हम, 1 यूनिट की बात करें अगर हम, और कितने मिनट के लिए खोला जा रहा है 10 मिनट के लिए, तो 3 भरते हैं तो 10 मिनट में कितना भर देंगे 30, यानी कि 100 में से 30 भर गया, बचेगा कितना, अब 70 बचा हमारे पास। फिर क्या कह रहा है, जबकि पाइप एम को खोला, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि और फिर पाइप एन को बंद कर दिया, यानी कि इस बार एन को बंद कर दिया, एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोला जाता है। टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। 15 मिनट पहले एस को बंद कर रहा है, यानी कि अगर वो एस को 15 मिनट पहले बंद ना करके एस से कहता कि 15 मिनट और चले, यानी कि 15 मिनट एस को और चलाता तो वो कितना पानी भरता, 1 भरता है वो, और 15 मिनट में कितना भरता 15, यानी कि 70 + 15 हो जाता, फिर टोटल काम 85 हो जाता। अब इसको दोनों करते कितने में, एस जा रहा था, हमने उसे भी नहीं जाने दिया, यानी कि एम के साथ अब एस भी काम करेगा, दोनों मिलकर कितना करेंगे 5, तो 85 को कितनी देर में कर देंगे 17 मिनट में। 10 मिनट पहले हो चुका है काम, 17 मिनट यहाँ हो चुका, तो टोटल समय कितना लगा 27 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वर्तमान में ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पर ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, यानी कि अगर बी की आयु के है तो ए की आयु क्या हो जाएगी 3 के, ऐसे तो लिखेंगे 3 गुनी, ठीक है। अब सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, यहाँ पर सी की भी बात कर दी, तो सी कितना है बी से 5 बड़ा, यदि बी के है तो के + 5 है सी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए बी और सी की आयु का योग 75 ईयर्स है, तीनों की आयु का योग हमें 75 वर्ष दे रखा है सवाल में। अगर हम अपने हिसाब से देखें, हमने रेशियो जो बनाया उसमें कितना है तीनों का योग 3 के + 5, यानी कि 5 के + 5 है हमारे हिसाब से जोड़, और सवाल में कितना दिया हुआ है 75। यहाँ से 5 के कितना आ जाएगा 70, यानी कि के कितना आ जाएगा 14, यानी कि ए की बात करूँ मैं अगर 14 या 42, बी की बात करूँ 14, ये इनकी आयु है। अब क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले बी की आयु प्रेजेंट है 14, 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगी 9, ये है बी की आयु 5 वर्ष पहले, और 3 वर्ष बाद ए की आयु है अभी 42, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी +3 हो जाएगी, यानी कि 45, ये है ए की आयु 45। इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा, यानी कि 1:5 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है यदि x y के व्युत्क्रमानुपाती है और x = 2 है जब y = 6 है, तो x = 3 होने पर y का मान क्या है। ठीक, क्या कह रहा है, x y के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे लिखते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे ही तो लिखते हैं। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती बोला जाता तो ऐसे लिख देते। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है यदि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी, और इन्वर्सली में एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, ऐसा होता है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इस वाले जब ऐसा हमें कोई रिलेशन दिया जाता है तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। यदि व्युत्क्रमानुपाती वाला केस है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं x1/x2 = y2/y1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला है तो x1 के सामने y2 होगा और x2 के सामने y1 होगा। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो ऐसे लिख देते, x1 बढ़ रहा है तो इसके साथ y1 ही बढ़ेगा, और x1 बढ़ रहा है तो उसके साथ y1 ही बढ़ेगा, और x2 बढ़ रहा है तो उसके साथ y2 ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला केस यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर x जो है ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, हमसे पूछा है y2 का मान कितना होगा। x1 कितना है 2, x2 कितना है 3 बराबर y2 हमसे पूछ रहा है y1 कितना है 6। यहाँ पर देखें 3 दूनी 6, तो y2 कितना आ जाएगा यहाँ से 4, यही इसका आंसर है। यह आपने 11वीं 12वीं क्लास में फिजिक्स में सीखा होगा, व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती और समानुपाती वाला केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक लड़कों के छात्रावास में 3 महीनों के लिए 3 मेस वर्कर राहुल, सुनील और विपिल के मासिक वेतन निम्नलिखित तालिका में दे रहा है। कह रहा है कि हमसे नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना % है। नवंबर कहाँ है, ये रहा नवंबर। सुनील का वेतन
सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है। सुनील का वेतन कितना है 105। इसे पूछा है कि राहुल के वेतन का कितना परसेंट है। राहुल का वेतन कितना है, राहुल का वेतन है 115 नवंबर में। परसेंटेज निकालना है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इसके आगे 2 जीरो और। अब इसे 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2100 और ये आ जाएगा 23। 23 पंजे 115 होता है। अब 23 से 2100 का भाग लगा देते हैं, 23 निम्मा 207 होता है। यहाँ पर 3 बचेगा, उतार ली जीरो, 23 से कम 23। अब 91 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है जो कि 91 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सोल्व करते समय ऑप्शन पर हमेशा नजर रखनी है। यदि आप इसको पूरा सोल्व करने जाते तो आपका टाइम ही तो खराब होता। अब यहाँ पर ऑप्शन से गए तो हमारा 91 ही हमने सोल्व करा और ऑप्शन नंबर 4 लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। उसी महीने के आखिरी 16 दिनों के लिए औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे महीने का औसत तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि पूरे महीने में कितने दिन होते हैं 31, यानी कि 31 दिनों का तापमान दिया हुआ है हमें 24 डिग्री सेल्सियस। और पहले 16 का दिया हुआ है कितना, पहले 16 का दिया हुआ है 22 डिग्री और अंतिम 16 का कितना दिया हुआ है, अंतिम 16 का दिया हुआ है 26 डिग्री। तो यदि 31 दिनों का 24 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो यदि सभी दिनों का मैं 24 डिग्री सेल्सियस मान लेता तो यहाँ पर मैं अगर कंपेयर करूँ 24 डिग्री सेल्सियस से तो माइनस के 2 टेम्परेचर कम हुआ है और इस वाले में देखो तो मैं प्लस के 2 टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, यानी कि ओवरऑल जो डिफरेंस आया वो कितना है 0 का। ऐसा कैसे कर दिया मैंने, वैसे होता तो ऐसे कि 16 गुना 2 यहाँ पर माइनस के 32 का डिफरेंस आता, यहाँ पर 16 गुना 2 प्लस के 32 का डिफरेंस आता। ओवरऑल जो डिफरेंस आता वो कितने का आता, 0 का, यानी कि कोई डिफरेंस ही नहीं आया। यानी कि जो 16वें दिन का टेम्परेचर है वो भी कितना है 24 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो आपका टाइम ही खराब होगा कि 31 गुना 24 माइनस 16 गुना 22 माइनस 16 गुना 26, आपको देखिए कितनी बड़ी बड़ी गुणा करनी पड़ेंगी। तो इसी तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, आपका टाइम बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा 21 माइनस के 0.7 प्लस के 3.9 इंटू में 0.4 प्लस के 0.9। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 में 0.4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, हासिल को 3, 4 12 और 3 15। 2 पॉइंट बाद 2 अंकों बाद पॉइंट रख जाएगा यहाँ पर ये। अब क्या जाएगा 21 माइनस के 0.7 प्लस के 1.56 प्लस के 0.9। अब सबको जोड़ लेते हैं, पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं। इसमें 21 में 1.56 और 0.9 को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 6 आएगा, 9 6 15, हासिल 1 2 और 1 3, 23.56। अब इसमें से 0.7 को हम घटा देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा 6, 15 7 गए 8, यहाँ पर 22.86 ये इसका आंसर हो जाएगा। 22.76 ये इसका आंसर होगा। शायद हमने मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती कर दी है, बाकी आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 7 साल पहले प्राची अपने बेटी की उस समय की उम्र से 4 गुना बड़ी थी। कोई प्राची है और उसकी बेटी है, तो हमेशा जो है बेटी छोटी होगी अपनी माँ से, और यदि इसकी बेटी बताइए तो प्राची इसकी माँ ही है। कौन सी 4 गुना बड़ी है, अभी इस डिफरेंस इस कंफ्यूजन में ना रहकर हम इसे डायरेक्ट 4 बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डॉटर हमेशा छोटी होगी। तो 4 साल बाद प्राची अपनी बेटी की उस समय की उम्र के 2.5 गुना होगी, यानी कि 2.5 गुना है तो 5 और ये 2 2.5 गुना हो गई, यानी कि 2 का 2.5 गुना 5 ही तो होता है, ठीक है। ये जो थी ये थी 7 वर्ष पहले, और ये कब है, ये है 4 साल बाद, यानी कि टोटल टाइम डिफरेंस कितना है 11 साल का। ये माइनस का 11 है। अगर यदि हम प्रेजेंट में आए तो पहले +7 चलेंगे और 4 साल और चलना है हमें, +4 और चलेंगे, यानी कि 11 साल का तो टोटल डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस, यानी कि दोनों तरफ 11 साल बढ़ रहे हैं। अब इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कैसे करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे। 4 दूनी 8, 5 एकम 5, दोनों का डिफरेंस लेंगे, उस डिफरेंस को इक्वल करेंगे 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 के डिफरेंस के। यहाँ से 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 का डिफरेंस हो जाएगा 33। यहाँ से देखिए 3 की वैल्यू 33, 1 की वैल्यू 11, 1 की वैल्यू 11 है, यानी कि इसमें जो हमें प्राप्त होता है क्रॉस प्रोडक्ट में सब वो हमेशा ऊपर वाली चीज ही प्राप्त होती है, यानी कि यहाँ पर 40 और यहाँ पर 11। क्या पूछा है हमसे पूछा है प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग। तो हम डायरेक्ट ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी, 4 और 1 5 निकालते। 1 की वैल्यू 11 है तो 5 की कितनी हो जाती 55। क्या पूछा है, वर्तमान का पूछा है। ये कब का था 11, ये था 7 साल पहले का, यानी कि अगर वर्तमान में आएंगे तो 7 साल इसकी बढ़ेगी, 7 साल इसकी बढ़ेगी, यानी कि टोटल 14 साल बढ़ेगी, यानी कि इसमें टोटल 14 में ऐड करके 69 इसका आंसर बता सकते थे। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये एक हमें तालिका दी हुई है, इसमें हमसे पूछा है 2019, 20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या और 18, 20 और 21 में ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताना है हमें। तो बी कौन सा है, बी है ये येलो वाला पार्ट जो है ये बी है, और ए क्या है, ये जिसमें ब्लू लाइन बनी हुई है ये वाला ए है। तो 19 में बी कितना है, 19 में बी है 350, बी की बात मैं करता हूँ, 19 में कितनी है 350, और 20 में पूछा है 20 में कितनी है 375, और हमसे 22 में पूछा है 22 में बी कितना है 200। इसका रेशियो हमसे पूछा है किस में, ए का रेशियो पूछा है हमसे 2018 में 210 और 2020 में 375 और 2021 में 300, इन दोनों का हमसे रेशियो पूछा है। तो इसको ऐड करेंगे तो 5, 7 और 5 12, हासिल 1, 3 3 6, 6 और 2 8 और 1 925 का रेशियो हमसे पूछा है। इनको ऐड करेंगे तो 5, 7 और 1 8, 3 3 6 और 2 8 885। यही हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। 2018 में ए कितना है, 2018 में ए है 150, यहाँ पर 210 नहीं होगा 150 होगा। यदि हम इनको दोबारा ऐड करेंगे तो 5, 7 और 5 12 का 2 का, हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 1 8 825। 5 से भाग लगाते हैं दोनों को, 5 से भाग लगाएंगे 5 एकम 5, 4 5 8 40, 5 पंजे 25। 5 से भाग लगाएंगे 5 एकम 5, 3 बचा 5 30 और 5 पंजे 25। अब इसे दोबारा 5 से भाग लगाएंगे तो 5 15, 5 7 35, यानी कि 37 रेशियो समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। हो सकता है इस सवाल में कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, बाकी पहला जो रेशियो होगा वो 37 से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि वर्ष 2021 में कुल उत्पादन इतना था तो 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्र कौन क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो परसेंटेज दिया हुआ है टोटल 100% है, यानी कि 100% पे अगर मैं बात करूँ तो कितना एंगल है 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 2021 में डी किस्म की कारों के उत्पादन को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्र कोण क्या होगा। तो डी के हिस्से में मैं देख लेता हूँ कितना परसेंट आ रहा है। डी कहाँ है, डी है ये वाला, यानी कि 20% आ रहा है डी के हिस्से में, यानी कि 20% में मुझे, यदि 100% में 360 डिग्री का कोण बनना है तो मुझे बताना है 20% पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यदि 20% निकालना है तो मैं इधर भी 5 से भाग लगा सकता हूँ, इधर भी, इधर 5 से भाग लगाऊंगा तो 20% बन जाएगा, इधर भाग लगाऊंगा तो 72 डिग्री बन जाएगा, यानी कि 20% पर 72 डिग्री का कोण बनना है, और ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। बाकी आपको इसके चक्कर में फंस के इस क्वेश्चन में टाइम खराब नहीं करना है, आपको इसे ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य के एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। आदित्य की मासिक आय 54,000 रुपये है, वह भोजन पर कितना रुपये खर्च करता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो ये जो हमें पाई चार्ट दिया हुआ है ये एक्सपेंडिचर का ही पाई चार्ट दिया हुआ है, और फूड पर कितना खर्च कर रहा है, वो फूड पर कर रहा है 23% खर्च, और टोटल उसकी मासिक आय है कितनी 54,000, और हमसे ये पूछा है कि वो भोजन पर कितना खर्च करता है। तो कितना खर्च कर रहा है परसेंटेज में 23%, इसका 23% हमें सिर्फ निकालना है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 0 23 की मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ, 23 चौका 92, हासिल को 9, 23 पंजे 115, 115 और 9 200, 115 और 9 124, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।